अभी कल परसों वाली वीडियो में हम लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे ना कि रोमन रेंज को कैसे वो एरिक बिशॉफ के पॉडकास्ट में ओवररेटेड बोल दिया था। तो अब इस कॉन्वर्सेशन में हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई साहब भी घुस के आ गए हैं। इन्होंने बोला कि अब जब बात चली रही है इस बारे में तो मैं भी बता देता हूँ कि अभी हॉट टॉपिक क्योंकि है रेसलिंग का, तो कहते हैं रिमेंबर देयर इज नो ट्राइबल चीफ विदाउट मी। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन के हिसाब से अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं होते तो आज ट्राइबल चीफ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप नहीं समझे तो इस वे में बोलना चाह रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की मेरा भी बहुत बड़ा रोल रहा है रोमन रेंज के करियर में और इसी वजह से रोमन रेंज आज जहाँ पे है वो वहाँ पे पहुँच पाया है। बहुत सारे लोग इस बात को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देंगे, बोलेंगे भाई क्या बात बोल दी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने, थोड़ी रेज बेट टाइप की चीज़ है। लेकिन अगर आप देखोगे ना ट्राइबल चीफ का तो पता नहीं, लेकिन रोमन रेंज का वो जो बिग डॉग वाला कैरेक्टर था उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंज की फ्यूड था जिसने लोगों को एंटरटेन किया था। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब एज बिग डॉग लोग रोमन रेंज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ जो उनकी फ्यूड चल रही थी उसमें फैंस ने इंटरेस्ट लिया था। अगर आप उस टाइम पे एक्टिवली डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे थे तो आप बताना इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। लेकिन फुल्ली भाई ये राइट नहीं है, क्योंकि अगर आप 2020 के बाद से देखोगे तो जो ट्राइबल चीफ है उसका जन्म हुआ था और उसमें कोई भी रोल नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमैन का। जो वो मैच था उसे मैं कंसिडर नहीं करता। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज मैं बाहर हूँ लेकिन आपको पता है रोहित भाई आपके कंसिस्टेंसी के किंग हैं, तो आज मैं थोड़ा फ्री फ्लो चलाऊंगा इस वीडियो को। मतलब यूजुअली ऐसा होता है जब सेटअप में होता है ना पूरा घुस के ऐसे बात कर पाता हूँ मैं, क्योंकि वो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जोन में आ जाता हूँ। अभी मेरा दिमाग किसी और चीज़ों की तरफ भी लगा हुआ है, तो आज उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ऐसी वाइब ना आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रॉक लेसनर से। तो बुली रे ने बात बताई कि जो ओबा फेमी है वो ब्रॉक लेसनर के लॉकर रूम में गए थे उनको थैंक यू बोलने के लिए। मतलब हमने टेलीविजन पे देखा था जब ब्रॉक लेसनर ने आके हक किया, टेलीविजन पे हमने पीएलई में देखा था, समर स्लैम में देखा था जब ब्रॉक लेसनर ने आके हक किया था ओबा फेमी को, तो ओबा फेमी का ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं था क्योंकि उस समय वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब वो जाते हैं तो उन्होंने जाके उनको थैंक यू बोला। और अब तो ट्रिपल एच की भी पोस्ट आ गई है भाई, तो अब तो मेरे ख्याल से ये कॉन्वर्सेशन का पार्ट भी नहीं है कि क्या ब्रॉक लेसनर सही में रिटायर हो गए फिर नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं। बाकी जिस वीडियो में मैंने कवर किया था ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट उसको जाके आप देख लेना अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि बंदा दोबारा वापस आ गया नहीं। तो ट्रिपल एच का यहाँ पे ये ट्वीट है जहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 लाइक्स भी इसके ऊपर होने वाले हैं और उन्होंने सिंपली कैप्शन में लिखा है थैंक यू ब्रॉक। तो अब हर तरफ से ऐसी जो पोस्ट है ब्रॉक लेसनर के बारे में वो भी आना शुरू हो चुकी हैं। अब बात करते हैं उस एक रूमर के बारे में जो कि पिछले एक साल से हम लोग सुन रहे हैं, जैसा हमने जेकब फाटू के लिए सुना था, और ये नाम है जिला फाटू का। तो भाई जिला फाटू के बारे में कुछ प्रोग्रेशन तो यहाँ पे हुई है और जो उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जिस ब्रांड किन के साथ थे, एमएलडब्ल्यू के साथ थे वो, जिस भी प्रमोशन के साथ वो थे वहाँ पे उन्होंने टाइटल को ड्रॉप कर दिया है। और इसका मतलब ये है अब कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में उनकी जो एंट्री है वो बहुत जल्दी होने वाली है। ये बहुत जल्दी जल्दी करते करते मुझे लग रहा है एक साल, किसी को सही से याद है कि कितना टाइम हो गया जब से हम बात कर रहे हैं जिला फाटू के बारे में। लेकिन अगर आपको याद होगा तो यही चीज़ हमने जेकब फाटू के लिए भी बोली थी कि बंदा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन फिर वो बंदा आया तो कुछ भर के ही आया। हाँ वो बात अलग है कि उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ज़्यादा सीरियस लिया नहीं जेकब फाटू को। मतलब कैरेक्टर बहुत इनकंसिस्टेंट रहता है उनका, भले ही आप मान लो कि हाँ पुश उनको अच्छा मिला है। निक ऑल्डिस के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है, तो अभी मेरे को भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई क्या निक ऑल्डिस का हो लिया, क्या निक ऑल्डिस दोबारा कोई मैच करने वाले हैं। तो अभी उनके बारे में लेटेस्ट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई प्लान नहीं है अभी बिल्कुल नियर फ्यूचर में निक ऑल्डिस का मैच फीचर करने का, और शायद ये चीज़ 2027 तक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत इंप्रेस्ड हुई है निक ऑल्डिस वर्सेस गुंथर के मैच से, और डब्ल्यूडब्ल्यू के जो बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल मतलब कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू की चीज़ों के बिहाइंड द सीन काम करते हैं, हायर अप्स की यहाँ पे बात हो रही है, वो लोग निक ऑल्डिस को दोबारा से देखना चाहेंगे रेसलिंग मैचेस के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से कोई बहुत नो ब्रेनर ही है। इसमें आप इतने ज़्यादा क्या सोच रहे हो भाई, वो बंदा जब रेसल कर रहा था, जब वो मैच में था, तो वो जो इमोशन है, वो जो स्टोरी है वो टेल कर पा रहा था। बस हाँ ये मेक श्योर करना कि जैसे आपने इस बार स्टोरी लाइन दी गुंथर और निक ऑल्डिस को, वैसी कोई स्टोरी होनी चाहिए। कहीं ऊल जलूल चीज़ों में डाल दोगे तो निक ऑल्डिस ने वो जो अपना अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के बीच में, वो भी बेकार हो जाएगा। बेकार होने से अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये तो डिजास्टर ही हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। अभी रिया रिप्ली इंजर्ड हो गई थी, उसकी वजह से इंटरिम चैंपियन बन के कौन आई, इंटरिम चैंपियन बन के आई चेल्सी ग्रीन। अब ऐसा लग रहा है कि एक और तुम्हें चैंपियन लाना पड़ेगा क्योंकि उनको भी इंजरी हो गई है। तो अपने ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया। ऑर्बिटल बोन जो होती है आँख के पास वाली जो होती है, वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है उनको, वो टूट ही गई है उनकी, टूट गई है। अब कितना टूटी है, कैसे वो फिक्स होगा, उसके लिए मैं कोई वो नहीं हूँ भाई हड्डियों वाला डॉक्टर, वो आपको बहुत ज़्यादा बेटर बता पाएगा। लेकिन हाँ ऐसा कुछ है कि शायद अब उनको भी टाइम ऑफ लेना पड़ सकता है। अब इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा
ऐसा निराश लगी चेल्सी ग्रीन की, जैसे इतने सालों के बाद उनके पास मौका आया और वो इंजर्ड हो चुकी हैं। बट शायद अभी ऐसा हो सकता है कि WWE उनको स्ट्रिप ना करे चैंपियनशिप से, क्योंकि अभी तुम एक चैंपियन के बदले दूसरा चैंपियन लेके आए हो, फिर तुम्हें तीसरा चैंपियन लाना पड़ेगा, तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो जाएगी। और वैसे भी चेल्सी ग्रीन तो पिन हुई है स्मैकडाउन में ना, तो समझ में आ रहा है कि WWE की अप्रोच कैसी है चेल्सी ग्रीन को लेके, कि ऐसा नहीं है कि WWE इनको बहुत सीरियस वे में बुक करने वाली, और अगर वैसा प्लान नहीं है तो भाई वो आ सकती हैं ऐसे ही नॉर्मली, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात तो होगी नहीं जब तक रिया रिप्ली वापस नहीं आ जाती। लेकिन अब आप पूछोगे रिया रिप्ली कब वापस आएंगी, तो रिपोर्ट्स आई हैं भाई, और रेसलिंग ऑब्जर्वर के हमारे डेव मेल्जर भाई साहब ने बोला है कि वो वापस आ जाएंगी रॉयल रंबल तक। तो अभी आप फरवरी महीने में है रॉयल रंबल, तो उतना टाइम अभी उनको लगेगा रिकवर होने के लिए। अभी वो एक स्ट्रीम में भी आई थी जो बडी मैथ्यूज़ के साथ वो करती हैं, और वहाँ पे अपना मतलब अभी तो चल भी नहीं पा रही भाई सीधे, अभी ऐसे पैर ऐसे सीधा करके ही ऐसे वो लेके जा रही थी उसे, तो अभी उसको ठीक होने में टाइम लग जाएगा। और तब तक के लिए शायद चेल्सी ग्रीन होंगी हमारी टूटी फूटी चैंपियन, क्योंकि शायद इसके अलावा WWE के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का जो समर स्लैम में मैच हुआ था भाई, मेल्जर चिचा की रेटिंग आ चुकी है इसको लेके, और एक्सपेक्टेड था कि शायद ये एक 5 स्टार मैच होने वाला है, क्योंकि मेल्जर ने, अगर आपको नहीं पता भाई, सालों तक WWE को 5 स्टार मैच नहीं दिया था। अभी कुछ टाइम पहले से उन्होंने वो देना शुरू किया है। लोग कहते हैं कि ज़्यादा वो AEW की तरफ बायस्ड है, लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है। इस मैच को उन्होंने 5 स्टार रेट नहीं दिया है। सबसे क्लोजेस्ट जो हो सकता था वो चीज़ हुई है, 4.75 स्टार उन्होंने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के इस मैच को रेट किया है। तो लोग वही है बरस गए उनके ऊपर, भाई इसको तुमने 5 स्टार कैसे नहीं दिया। लेकिन वो हर एक बंदे का ओपिनियन है। मैं तो कभी कभी ये भी नहीं समझ पाता कि इतना ज़्यादा लोग भड़क क्यों जाते हैं डेव मेल्जर के ओपिनियन के ऊपर, क्योंकि एक तो बहुत पुराना, मतलब आप बोलो कि इस रेसलिंग वर्ल्ड में अगर कोई सही से मेन स्ट्रीम में ऐसा हुआ लोगों के बीच में कि ये प्रोफेशनल रेसलिंग का ही जर्नलिस्ट है, तो वो डेव मेल्जर रहे हैं। तो इस वजह से भी शायद लोगों को फिर उनका जो ओपिनियन है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बाकी एक फ़ैन ने एक चीज़ नोटिस करी, अब मुझे नहीं पता कि अब ये बिल्कुल सही है या फिर ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हुई है। तो हुआ क्या आपको बताता हूँ। जब शील्ड ने अपना फिस्ट बम्प किया था, शील्ड बोला भाई मैंने, जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने अपना फिस्ट बम्प किया था, तो उस टाइम पे रोमन रेंस ने कैमरा की तरफ देख के कुछ बोला, और उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं फॉरएवर वी रियली मिस यू जॉन। तो ये किसके लिए बोला गया, ये बोला गया अपने डीन एम्ब्रोस के लिए। लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि भाई ये नहीं बोला उन्होंने बोला कि वी रन दिस MF मतलब समझ रहे होगे आप लोग, MFT वाले MF की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो अब लोग इसी में वो हैं कि भाई क्या रोमन रेंस सही में फील करता है जॉन मॉक्सली के लिए, क्योंकि मंडे नाइट रॉ समर स्लैम के बाद नींद सही से पूरी नहीं हुई है भाई मेरी। समर स्लैम के बाद जो इंटरव्यू हुआ था रोमन रेंस का, उसमें उन्होंने डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली के बारे में बोला था कि भैया ये हमारे बारे में ही था हमेशा, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बारे में ही था, कुछ लोग यहाँ से भाग लिए। लेकिन फिर रोमन रेंस ने अगर ऐसा बोला है तो लोगों की थोड़े ऐसे वो हो गई कि अरे यार रोमन रेंस फील करता है डीन एम्ब्रोस के लिए। वैसे तो अब ये मैच के बाद पता नहीं बहुत ज़्यादा बातें शुरू हो गई हैं कि शील्ड का रियूनियन कब होगा, और सेथ रॉलिंस ने भी कुछ कमेंट किया इसके बारे में। वो कहते हैं कि अगर उन्हें अपना लास्ट WWE मैच बुक करने का मौका मिले तो वो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में करना चाहेंगे, जहाँ पे शील्ड का वैसे भी पहला मैच हुआ था, और ये होगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। तो लोग कह रहे हैं कि यार सेथ रॉलिंस की ये दिली तमन्ना है, और सेथ रॉलिंस का जो है सेथ रॉलिंस फेवरेट बंदा है किसका, ट्रिपल एच का। तो क्या पता ट्रिपल एच ये वाला मैच दिलवा ही दे। ये तो भाई WWE को भी साफ दिख रहा होगा कि अगर वो किसी भी तरीके से डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली को ऑन बोर्ड कर पाते हैं, दोबारा से साइन कर लेते हैं, तो भाई WWE के लिए वो प्रॉफिटेबल चीज़ ही होने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उनको सीधा ही तुम रोमन रेंस के लेवल का, सेथ रॉलिंस के लेवल का भी पे दे दोगे ना, लेकिन वो जो एकदम से बूस्ट लेके आएगा डीन एम्ब्रोस का वापस आना, और उसमें सिर्फ डीन एम्ब्रोस का रोल नहीं है, अगर मान लो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस नहीं है कंपनी में, तो डीन एम्ब्रोस के आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तीनों मिलके जो कमाल कर सकते हैं वो WWE को पोटेंशियल पता है। लेकिन 2027 में अगर डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया AEW के साथ में, तो ये वाले भी जो दिल के अरमान हैं वो आंसुओं में बह जाएंगे। और इस मैच के बाद भाई बहुत लोगों ने सही आर्ट्स बनाई हैं। एक तो AI के आने के बाद से और भी काफ़ी क्रेजी चीज़ें आती हैं। ये फोटो देखो भाई, ऊपर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस अलग अलग गाड़ियाँ चला रहे हैं, और एक शॉट में रोमन रेंस दिख रहे हैं, एक शॉट में सेथ रॉलिंस दिख रहे हैं, और ऊपर से जो शॉट है वहाँ पे दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग हो चुके हैं। अब सोचो इसमें कि इंस्टाग्राम पे एक इमोशनल सा म्यूज़िक लगा हो, इसमें लगा भी था,
तो कैसी एकदम से फील आ जाएगी, एकदम से आप रुक जाते हो देख के कि अरे भाई अच्छा अब रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स के रास्ते भी अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि अभी जो समर स्लैम में इनका मैच हुआ वो उन्होंने बता दिया था कि इन्होंने वो जो बुक है उसको क्लोज कर दिया है। बट ट्रू सेंस में अगर देखा जाए तो ये बुक तब तक ना खुलेगी ना बंद होगी जब तक डीन एम्ब्रोस कंपनी में नहीं आ जाते। और अब बात करते हैं भाई सर्वाइवर सीरीज़ के वॉर गेम्स मैच के बारे में। ये हमारा हर साल का ही धंधा हो गया है कि जैसे जैसे वॉर गेम्स पास आता है हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि इस बार सर्वाइवर सीरीज़ के वॉर गेम्स में कौन सा मैच होने वाला। रोमन रेंस ऑफिशियली एडवर्टाइज हो गए हैं, तो भाई एक बहुत ही तगड़े मैच की यहाँ पे पोटेंशियल बनती है। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि 4 वर्सेस 4 और 5 वर्सेस 5 दोनों ही मैचेस हो जाते हैं वॉर गेम्स में। अगर आप NXT के टाइम से देख रहे हो तो वहाँ पे 5 बंदों का भी हुआ, वैसे तो आई थिंक मेन रोस्टर में भी हुआ है 5 बंदों का, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो 4 बंदों का हो रहा था। तो इस बार जो रोमन रेंस की टीम होगी, रोमन रेंस ऑब्वियसली है, जिमी ऊसो, जे ऊसो, उसके साथ साथ जेकब फाटू, मतलब ये तो 4 बंदे हैं ही, और साथ में अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया जिला फाटू होंगे इस बार ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के लिए। और अगेंस्ट में कौन सी टीम होगी? वही टीम जो हमने एक तो अभी समर स्लैम में देखी, सोलो सिकोवा होने वाला। भाई सोचो कितना मस्त ये माहौल बना देगा। एले नाइट होंगे, रॉयस कीज होंगे, उसके साथ साथ ड्रू मैकिंटायर भी वापस आएंगे इस मैच में। और वो उनका तो गिमिक भी था ना ब्लड लाइन हंटर वाला, वो शायद WWE दोबारा से कुछ वहाँ शुरुआत कर सकती है ड्रू मैकिंटायर की। और फिर लास्ट नेम होगा ओबा फेमी का। वो किस वजह से? वो WWE एक अच्छी स्टोरी बना सकती है, क्योंकि ओबा फेमी जैसा बंदा अगर वॉर गेम्स वाले स्ट्रक्चर में आता है, जो WWE करती भी है कि एक बंदा तो ऐसा होता है जिसका बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं बनता स्टोरी में, लेकिन फिर भी उसको डालते हैं ताकि वो मैच एक्साइटिंग हो सके। तो ये स्पेकुलेशन है फैंस की कि एक पॉसिबल मैच है इस बार की वॉर गेम्स के लिए। और इमेजिन सेम स्ट्रक्चर के अंदर आपको ओबा फेमी दिखेगा, आपको रोमन रेंस दिखेगा, उसमें ही ड्रू मैकिंटायर होने वाला है, फिर जिला फाटू, सोलो सिकोवा। ये तो भाई पूरा एक सिनेमा टाइप की चीज़ WWE बना सकती है। मतलब मैं तो इस मैच को ही अलोन अगर देखूं, स्टोरी लाइन के ऊपर ध्यान ना भी दूं, तो इसमें डिलीवर करने के लिए WWE के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बट देखते हैं WWE क्या करती है सर्वाइवर सीरीज आने तक। बाकी नेचुरल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंथ वाला कोड आप यूज़ करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए, भले ही मैं अपने स्टूडियो से बाहर क्यों ना हूँ। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।